Welcome to our channel. If you are new on this channel, please subscribe our channel for growth of our family. Hello dear students, first of all welcome to all and greetings to all. As you all know that we have started the very first chapter of chemistry for class 12 CBSE, that is chapter 1 solid state, in our previous video lecture, and we have completed 2 video lectures for this chapter in our previous videos. Now I am here with the lecture 3 of solid state, but before going through the video lecture, I recommend to the students who didn't watch the video lecture 1 and video lecture 2 for solid state, they should go through them before going through the video lecture 3 of solid state. Now there is a problem before such students that from where they can complete the video lectures lecture 1 and lecture 2 of solid state. Don't worry, I have a solution for it, that the links of these video lectures are given below in the description box of this video. So check them and study well. Okay, hope that all are fine at their homes during this crucial time period. Now we are going to study the lecture 3 of solid state with the classification of crystalline solids. Okay, let's start. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं बच्चे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अगर हम बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक साथ ले लें तो उनमें से कुछ एक टाइप के होते हैं, कुछ अदर टाइप के होते हैं. अब ये कैसे पता लग रहा है, ये हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर होती हैं, बट हम कैसे जान पाते हैं, हम जान पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन देम. सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो किसके बेस पर किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent particles and interactions between them. ओके, सो चलिए, मतलब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नेचर अलग अलग हो सकती है और उनके बीच लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अलग हो सकती है. सो जिन सॉलिड्स में नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम सेम होती है, उन्हें एक कैटेगरी में रखते हैं, और अगर दूसरे टाइप की होती हैं तो उन्हें एक कैटेगरी में रखते हैं. सो इसी तरीके से हम क्या कर पाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं. ठीक है, तो जब हमने स्टडी किया कि इनकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी नेचर और इंटरेक्शन बिटवीन देम कैसा होता है, तो उसके बेस पर वी कम टू नो दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स. दैट इज, फर्स्ट वन इज ionic solids, second one is covalent solid, and third one is metallic solid, and other is molecular solids. Okay, so if we talk about ionic solids, as you know from the name of these solids, that is ionic solids, we come to know that such solids are made up of ions. Okay, मतलब जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं आयंस से. अब आयंस 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस. अब अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज आयंस की तो कैटायंस कहलाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयंस की तो वो एनायंस कहलाते हैं. ठीक है, मतलब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने वाले हैं वो आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस होने वाले हैं. क्लियर है. सो फर्स्ट पॉइंट, that the constituent particles of ionic solids are ions made up of ions. मतलब ionic solids made up of ions.
अब आयंस दो टाइप के हैं, सो चलिए मैं यही बता देता हूं, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि आयनिक सॉलिड्स आयंस से मेडअप होते हैं, क्लियर है। तो जब आयंस होते हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं ए पॉजिटिव की एंड बी नेगेटिव की, क्लियर है। अपने पास क्या है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव कैटायन कहलाएगा, कैटायन, एंड बी नेगेटिव इज नोन एज एनायन। इज इट ओके? होप दैट all is clear till now. So move on to the further discussion. देखिए, जो ये अपने पास A पॉजिटिव B नेगेटिव है, इनके बीच क्या लगेगा, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन दे कैन फॉर्म अ कंपाउंड, तब एक कंपाउंड बनेगा, क्लियर है। अब जो ये कंपाउंड है, इसमें कैटायन एनायन के बीच लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, देखो, क्योंकि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और बी नेगेटिव ए पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि जैसे ही बी नेगेटिव आपका क्या होगा, बी नेगेटिव फ्री होना चाहेगा तो ए पॉजिटिव से अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब ये ऐसे हो गए जैसे दो स्टूडेंट्स को मैं रस्सी से बांध के छोड़ दूं, ठीक है, समझ आई बात। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, स्टेबल रहने वाले हैं, क्लियर है। सो अब अगर मैं बात करूं इनके बीच लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन जो है इनके बीच का, वो क्या है। अगर मैं बात करता हूं इंटरेक्शन की, जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या होती है, ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा सब कुछ, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अभी तक हम बात करें, इसी फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते थे। अगर आपने 12th की फिजिक्स का जो यूनिट 1 या 2 है वो स्टडी किया हुआ है, तो कूलम्बिक फोर्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां हम सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में क्या क्या जान पाए हैं कि ये मेडअप ऑफ आयंस होते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। नेक्स्ट, जो अपने पास क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। ये जो कंपाउंड है इसे क्या बोल दोगे आप, आयनिक सॉलिड, जो भी कैटायन एनायन से मिलकर बना है, आयनिक सॉलिड, क्लियर है। सो जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके बीच लगने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उनके बीच लगने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्या, दैट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं, आयंस होने वाले हैं, और उनके बीच लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अब इनके कुछ एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल बच्चे मैं इनके जस्ट ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर या सामने, ठीक है, जैसे यहां इस पोर्शन में देखिए ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, यहां मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, एग्जांपल्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनियम के जितने भी जनरली कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर मोस्ट प्रोबेबली आयनिक सॉलिड्स। सबके सब क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। सो अगर मैं बात करूं NaCl की, दिस आयनिक सॉलिड। अगर मैं बात करूं KCl की, दिस इज आयनिक सॉलिड। अगर मैं बात करूं MgO की, मैग्नीशियम के कंपाउंड की, तो ये भी क्या है, आयनिक सॉलिड। अगर कैल्शियम के कंपाउंड की बात करूं तो ये भी आयनिक सॉलिड है। अगर एक और कोई एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल NH4NO3, दिस इज ऑल्सो आयनिक सॉलिड। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स give next so let's give more examples of this. Okay, NH4Cl. next अगर हम बात करें NaNO3, KNO3, all these are ionic solids etc. और भी हो सकते हैं, like
एक और मोस्ट कॉमन ले लेते हैं CuSO4, FeSO4 एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल की, तो आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल NaCl, KCl, MgO, CO, NH4NO3, NH4Cl। अगर मैं इसके नेम की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम, NH4 के लिए अमोनियम होता है और NO3 के लिए नाइट्रेट होता है किसी कंपाउंड में। सो लिखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, Cl के लिए कंपाउंड में क्लोराइड होता है, तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, और SO4 के लिए होता है सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आयरन सल्फेट, ओके, इसे हम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहां तक तो सब कुछ समझ आ ही गया होगा आप सबको। अगर मैं बात करूं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, देखो हमने क्या क्या अभी तक स्टडी कर लिया। आयनिक सॉलिड्स में ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। नेक्स्ट इनके बीच लगने वाली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मतलब आयंस के बीच जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो चलिए लेट्स मूव फर्दर। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग थ्रू द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्या, देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है कि ये आयन से मिलकर बने हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी सुनिएगा ध्यान से, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि जो सब्सटेंस है अपने पास वो ब्रिटल है, हार्ड है या सॉफ्ट है। क्लियर है? अगर जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, वो हार्ड होता है नेचर में, और कुछ केसेस में ब्रिटल भी होता है। क्लियर है? सो अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, स्ट्रॉन्गर था, इसी वजह से ये क्या होते हैं, दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। दोनों के लिए सेम रीजन है, क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, मतलब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, देखिए ध्यान से सेकेंड पॉइंट की। तो अब आप यहां जान पाए हैं कि क्या होगा, जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते। अब यही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि क्यों नहीं कर पाते, लेकिन वो किस में कर पाते हैं, अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए या फिर इनकी मोल्टन स्टेट यानी कि फ्यूजन स्टेट ले ली जाए, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अब ये यहां से क्वेश्चन राइज हो रहा होता है कि ऐसा होता क्यों है। क्लियर है? सो अब इसे भी हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, in solid state these are insulator। क्या होते हैं, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, बट इन देयर एक्वस स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट they are conductor of electricity, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन स्टेट को ही स्टेट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है, यानी कि फ्यूजन स्टेट। क्लियर है? सो चलिए अब रीजन पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जब अगर मैं बात करूं किसकी, किसी भी आयनिक सॉलिड की, तो होता क्या है, यहां each ion is surrounded by oppositely charged ion in the structure of the solid। क्लियर है? तो जब भी अपने पास क्या होता है, कोई कैटायन होता है, फॉर एग्जांपल मैं NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं इसे समझने के लिए, NaCl। क्लियर है? तो Na और Cl के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे बोलते हैं आप क्या, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्लस। अब मैं इसमें वाटर डाल देता हूं।
ठीक है, या फिर मैं इसकी मोल्टन स्टेट ले लेता हूं। तो होता क्या है, जब मोल्टन स्टेट की बात आती है तो जब हम हीट करते हैं, हीट अप करने पर क्या हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट पर जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो करता क्या है, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। मतलब जो ये लाइन ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज हैं इन्हें ब्रेक करने का काम करता है। क्लियर है, समझ आई बात। तो कुछ यूनिट्स, कुछ फॉर्मूला यूनिट्स के क्या हो जाती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती जाती हैं। एज ए रिजल्ट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं और फ्री होते हैं टू मूव। क्लियर है। इसी तरीके से जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर क्या करता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो Na पॉजिटिव को अपने नेगेटिव पोल के थ्रू क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरीके से Cl नेगेटिव आयन को अपने पॉजिटिव पोल के थ्रू अट्रैक्ट कर लेता है, और जब इन्हें अट्रैक्ट करता है तो ये फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्सेज ऑफ ईच अदर एंड दे कैन मूव अबाउट, फ्री आयंस टू मूव अबाउट। तो अब हमें मिल जाते हैं फ्री आयंस टू मूव अबाउट। क्लियर है। तो ये आयंस देखो, जब भी आयंस मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू द सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, तो क्या करेंगे, फ्लो चार्ज हो रहा होगा, और फ्लो चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं तो ये जो लाइन ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस हैं ये ब्रोक नहीं हो पाती, ये ब्रोकन अप नहीं हो पाती, और अगर ये ब्रेक नहीं हो पाती तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात है कि Na पॉजिटिव अट्रैक्टेड रहेगा Cl नेगेटिव से, और Cl नेगेटिव अट्रैक्टेड रहेगा Na पॉजिटिव से, और ये फ्री नहीं होंगे टू मूव अबाउट। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, दैट इज क्या, थर्ड वन इज they have high melting points। अब मेल्टिंग पॉइंट्स हमने पहली वीडियोस में भी क्लियर किया हुआ है कि होता क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड या तो मेल्ट होता है, या फिर अगर हम बात करें वो टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड की लिक्विड स्टेट यानी कि मोल्टन स्टेट और सॉलिड स्टेट बोथ टुगेदर एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या कहलाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड हाई होता है। अब ऐसा क्यों है कि इनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड है वो बहुत हाई होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक हाई टेम्परेचर पर ही मिल पाती है, ठीक है, टू मेल्ट देम। समझ आई बात। सो ध्यान रखना, इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होने वाला है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आई थिंक और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो और प्रॉपर्टीज क्या रह जाती हैं, और प्रॉपर्टीज, हाँ, दीज आर पोलर इन नेचर। सबके सब पोलर होते हैं क्योंकि आयंस होते हैं, तो आयंस पोल का काम करते हैं, पोलर इन नेचर। बल्कि पोलर भी कहूं तो हाईली पोलर बोल सकते हैं हम, हाईली पोलर। क्लियर है। और आपको पता है कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं सबके सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप सबको। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। कोवेलेंट सॉलिड्स होते क्या है, देखिएगा ध्यान से। कोवेलेंट सॉलिड्स, इन्हें हम नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, नेटवर्क सॉलिड्स, और कभी कभी इन्हें चेन सॉलिड्स भी बोल दिया जाता है, चेन सॉलिड्स। ओके, सो कोवेलेंट सॉलिड होते क्या है, देखिए कोवेलेंट सॉलिड से आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ क्या कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यहां होते हैं एटम्स, तो यहां क्या होते हैं, ये मेड अप होते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच आर लिंक्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। किससे लिंक्ड रहते हैं, कोवेलेंट
बॉन्ड से। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपने क्या क्लास 11th के चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, क्या था? ऐसा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल नंबर में शेयरिंग से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया जाता है। क्लियर है? सो अभी हम डेफिनेशन पर आते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स मेड अप ऑफ एटम्स विच लिंक्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। अब होता क्या है, यहां क्या हो रहा होता है? ये हो रहा होता है कि जो एटम्स हैं वो आपस में लिंक होते रहते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं? एक लार्ज नेटवर्क। ये कब होता है? ये तब होता है जब एटम्स में क्या होती है? हाई कैटेनेशन पावर। ठीक है, एटम्स में क्या होती है? कैटेनेशन पावर हाई होती है। क्लियर है? कैटेनेशन भी आपने 10th और 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है केमिस्ट्री में। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? जब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम आपकी या किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हाई होती है तो आपस में लिंक होकर आपका क्या कर लेता है? एक लार्ज चेन या लार्ज नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, सो ध्यान रखना यहां क्या हुआ? मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग हाई कैटेनेशन पावर विच लिंक थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होल्ड किए हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड ही ऐसा आपका क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में, एटम्स के बीच में, जो इन्हें होल्ड किए हुए हैं। क्लियर है? सो यहां जो इंटरेक्शन होने वाला है दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल्स, तो मैं यही एग्जाम्पल लिख देता हूं आपस से इसके। ठीक है, एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिएगा क्या है एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका डायमंड ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डायमंड। सेकंड एग्जाम्पल ग्रेफाइट हो जाएगा। रीजन, इन दोनों में ही कार्बन एटम्स क्या होते हैं? कार्बन एटम्स एक लार्ज नेटवर्क का फॉर्मेशन किए हुए होते हैं और सारे कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से ही लिंक होते हैं। क्लियर है? सो आगे अगर मैं बात करूं तो और भी होते हैं, जिसे बोलते हैं ALN, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो ALN है, दिस इज अ यूनिट ऑफ होल कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एक यूनिट है बस जो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, एटसेट्रा। क्लियर है? सो कुछ कॉमन से एग्जांपल मैंने आपको इसकी बता दिए, डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन खुद भी, जो सिलिकॉन होता है वो भी खुद आपका क्या रहता है? सिलिकॉन भी इसका एग्जाम्पल रहता है। क्लियर है? क्योंकि उसमें भी आपकी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हाई रहती है। ओके, सो चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स होती क्या है? आई थिंक यहां तक का सब आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप पहले रिपीट कर लें वीडियो को। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर नहीं हो रहा है तो एक बार रिपीट करें वीडियो को, और अगर फिर भी ना हो तो या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर लें, या फिर जो आपके पास क्या है, जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में हमने ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, बी पार्ट में कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स देखिए, अभी मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। उनकी प्रॉपर्टीज की बात, प्रॉपर्टीज होंगी क्या? वही उसी तरीके से प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम पहले जैसे ही।
इनके बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि जो आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्ज नेटवर्क। क्लियर है। नेक्स्ट यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे बस आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास, देखो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो जनरली तो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड का मैग्नीट्यूड आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है, बट अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड्स की, बिकॉज देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द स्मॉल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सॉलिड। अगर एक स्ट्रक्चरल पार्ट लूं मैं, छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चरल पार्ट ले लूं इन सॉलिड्स का, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कंटेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई, ड्यू टू विच अगर मैं बात करूं तो ये वेरी हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, वेरी हार्ड, दीज आर वेरी हार्ड। क्लियर है। वेरी हार्ड क्यों, क्योंकि इनमें जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है ड्यू टू लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन स्मॉल स्ट्रक्चरल पार्ट इज वेरी हाई। क्लियर है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो जब ये वेरी हार्ड है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होंगे, तो यहां मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी हाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखिए, क्योंकि इनमें कोई फ्री आयंस नहीं होता, आपको पता है कि जब कंडक्शन होता है वो तभी होता है जब अपने पास क्या होता है, या तो फ्री चार्ज हुआ होता है, या तो फ्री चार्ज होता है, या फिर फ्री आयंस होते हैं। क्लियर है। सो टू मूव अबाउट, तो देखिए यहां आपके क्या होते हैं, देखिए अगर मैं मान लो स्ट्रक्चर बना लूं थोड़ी सी कार्बन की इस तरीके से कुछ करके, और जब ये मेल्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो मेल्ट होने पर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रही होती है। तो ये फोर्सेस अगर ब्रेक हो, मतलब इस तरीके से मैं शो करता हूं इसको, अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहां से क्या मिलने वाले हैं हमें, ये क्या है, फ्री एटम है। क्या है, फ्री एटम, नॉट फ्री आयन, फ्री आयन, ठीक है। सो ये फ्री एटम्स हैं ना कि फ्री आयंस, ठीक है। और फ्री एटम्स के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन होने वाला भी नहीं है। क्लियर है। फिर भी अगर मैं बात करूं किसकी, क्योंकि यहां कोई फ्री आयंस टू मूव नहीं होता इन देयर सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। क्लियर है। एक्वस तो रेयर ही बनती है इनकी, पर फिर भी मैं अगर बताऊं तो इनकी सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट में क्या नहीं होता, कोई फ्री आयंस नहीं होता टू मूव अबाउट। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंसुलेटर। ठीक है। सो insulator of इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर ही कह देते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, बट वन ऑफ देम दैट इज ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या, क्योंकि होता क्या है, जो ग्रेफाइट की टिपिकल सी लेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक लेयर टाइप स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग्स वाली स्ट्रक्चर, तो उसमें एवरी कार्बन एटम्स के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है। तो फ्री चार्ज होता है विच कैन मूव थ्रू द स्ट्रक्चर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। सो जो अपने पास क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। वही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 10th क्लास में, अगर आपने पढ़ी हो या 11th क्लास में पढ़ी हो, 11th में भी था ये आर्टिकल। ग्रेफाइट क्या होता है, एक ग्रेफाइट अपना एक लुब्रिकेंट का काम करता है, सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट कहाँ काम आते हैं, उन मशीनरी पार्ट्स में काम आते हैं जो वेरी हाई टेम्परेचर पर ऑपरेटेड होती है। रीजन, लुब्रिकेंट का काम होता है क्या, जो मशीनरी पार्ट्स हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे होते हैं तो उन पार्ट्स को रब होने से बचाना होता है, सो दैट मेंटेनेंस कम हो जाए। ठीक है। मशीनरी मेंटेनेंस कम हो जाए। क्लियर है। सो अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब वहां हम या तो ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा सब्सटेंस लगाते हैं जो इन्हें आपका क्या प्रोवाइड करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन फ्लिप ओवर ईच अदर।
ओके, तो ऐसा ही अपने पास जब हाई टेम्परेचर पर उन्हें लेके जाते हैं तो ऑयल वगैरह आपके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो मेंटेनेंस बढ़ जाता है मशीनरी पार्ट्स का। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रेफाइट एज लुब्रिकेंट यूज कर रहे होते हैं इन द मशीन्स ऑपरेटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, सो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, देखो वेरी हार्ड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो गए, इंसुलेटर एंड आपका ग्रेफाइट इज कंडक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यहां तक तो हो गया। अब ये क्यों होता है ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोवेलेंट सॉलिड्स की, ठीक है। सो इसे ही छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज सी पार्ट, मेटेलिक सॉलिड। ओके, हाँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है एक्सट्रीमली हाई होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं और जनरली इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। ऐसे एकमात्र सॉलिड यही होते हैं जिनमें क्या होता है, जो वेरी हार्ड भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट ओनली। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। मेटेलिक सॉलिड्स देखो, जो आपकी मेटल्स सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ओके, जो मेटल्स आपकी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको मेटेलिक सॉलिड्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स आपको नोन भी हैं, बट हमें ये समझना जरूरी है कि इनमें होता क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो यहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होने वाले हैं। क्या होने वाले? एटम, बट नॉट लिंक्ड विद द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक नहीं होंगे। क्लियर है? ध्यान रखना, यहां एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स। इज इट क्लियर? ठीक है, एटम से लिंक्ड होता है, एटम से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इन एटम्स के बीच लगने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, दीज आर मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। अब जो ये मेटेलिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्सेस, द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन फ्री और मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, मेटल कर्नल्स भी बोल सकते हैं आप इन्हें, कर्नल्स, ठीक है। समझ आई बात? तो यहां क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है एटम्स के बीच, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। क्लियर है? अब ये समझना जरूरी है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि जो मूव कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि ये कर्नल्स होता क्या है, ठीक है। समझ आई बात? सो इसे स्टडी करते हैं, कर्नल होता क्या है। देखिए ध्यान से, जब भी मेटल के एटम की बात करते हैं, आपको पता है किसी भी एटम के लिए एक सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्लियर है? सो अब अगर मैं आगे बात करूं, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब आपको पता है, और इस पर इनकी प्रेजेंस की वजह से, मतलब प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से मेनली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जो ये पाथ्स हैं डेफिनेट एनर्जी के होते हैं, क्लास 11th में पढ़ी हुई है सारी बातें, ठीक है। अब जो ये सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इन्हें ऑर्बिट, सेल्स वगैरह बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, सो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए, फिर सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 आ जाते हैं, 2 4 6 7 8। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले में, ठीक है, तो जो थर्ड सेल है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली सेल, इसे हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट, क्योंकि सबसे बाहर की है, आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसे बोल सकते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्यों? देखो,
जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की, वो इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के नंबर के थ्रू ही आपका डिसाइड की जाती है। इसी वजह से इसे वैलेंस सेल बोलते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बात? क्लियर है? तो अब आपको पता है क्या, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है क्लास 11th फिजिक्स में, सॉरी क्लास 12th फिजिक्स में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, ये जो न्यूक्लियस है ये मैं एक चार्ज पॉइंट मान लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज पॉइंट। तो ये इसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि इसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि इसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? देखो, अट्रैक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पर। तो अगर ये एक चार्ज है तो इससे इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर इस वाले पर आ जाए हम, तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ फिर से वही काम होने वाला है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करने वाले हैं? ये भी आपका टाइटली हेल्ड होने वाले हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। लेकिन इस वाले केस पर एज कंपेयर टू फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे एटम में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे है? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास। अब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्योंकि लूजली हेल्ड क्योंकि अट्रैक्शन कम है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। अब लूजली हेल्ड है तो ये क्या हो सकते हैं? अगर इन्हें थोड़ा सा, लूजली हेल्ड का मतलब जैसे ये है, मान लो कैप है एक मार्कर पर, तो हल्का सा लगा दूं, तो हल्का लगाने के बाद ये क्या हो सकता है? मूव भी कर सकता है। लाइक दिस कर रहा है तो ये मूव कर जाता है। लेकिन टाइटली हेल्ड है तो ये मूव नहीं कर रहा होता इजीली। समझ आई बात? सो अब हम समझ सकते हैं कि ये मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, किसी भी मेटल की क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब इन पर क्या लगाया जाता है? कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन निकलकर उस लैटिस के थ्रू आपका क्या होते हैं? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं? लैटिस के थ्रू मूव करते हैं, लैटिस से बाहर नहीं निकल जाते। जैसे हमने क्लास 11th में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तो वहां कंप्लीट इजेक्शन होता था इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल, क्लियर है? मेटल की क्रिस्टल लैटिस से कंप्लीट इजेक्शन हो जाता था। लेकिन यहां क्या है? यहां जो इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे थ्रू द लैटिस, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्लियर है? और प्लेट। सो इसीलिए इन्हें बोला जाता है मूवेबल, आपका क्या? मूवेबल या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखिए, मान लो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहां से क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन निकल गए दोनों के दोनों, ये भी मूव कर गए और वो भी मूव कर गया। तो क्या बनेगा? यहां ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन है इसका, और ये क्या है? ये अपने पास क्या बच गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद क्या बचा है? जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम बचा है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये हैविंग पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। रीजन? क्योंकि एक एटम हमेशा क्या रहता है? अगर मैं इस एटम की बात करूं तो ये न्यूट्रल है। मान लो इसमें 11 प्रोटॉन है तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर है? तो यहां आपका क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव 0, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब इसमें बात करेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 11 पॉजिटिव माइनस 10 नेगेटिव, सॉरी 11 पॉजिटिव प्लस 10 नेगेटिव, दैट विल बी +1। ओके, सो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए तो यहाँ 2 पॉजिटिव रह जाएगा, मतलब इस पर
2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो अब जो इस मेटल कर्नल, इसे बोलते हैं मेटल कर्नल। क्या बोलते हैं? मेटल कर्नल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटेलिक लैटिस। क्लियर है? सो ये आपका हो गया मेटल कर्नल। क्लियर है? तो जब मेटल कर्नल की बात करता हूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, तो क्या इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यहां क्या लगने वाला है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगी उसे बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है? यही मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं किसी मेटल में तो मेटेलिक बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जनरली बढ़ रहा होता है। क्लियर है? समझ आया? यहां तक समझ आ गया होगा आपको कि मेटल कर्नल्स क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके, सो अभी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और आप यहां मेटेलिक बॉन्ड वगैरह भी जान पाए हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। ओके, आई थिंक ये सब कुछ क्लियर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके, सी मेटेलिक सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज। मेटेलिक सॉलिड्स, अब इन्हीं की बात कर रहे हैं भाई, इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां मैं लिख रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज क्या? देखो, पहले तो वही उसी टाइप से हो सकते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, लिंक्ड जिनके बीच आपका क्या रहता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्लियर है? अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ जो मेटेलिक बॉन्ड है वो जनरली मेटल्स में हाई होता है, इसलिए मेटल के आपके क्या जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं, एक्सेप्ट सम जिनमें आपका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जिनमें मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। ठीक है, जनरली हाई, तो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपीटी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सबके सब आपके क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट सम। एक्सेप्ट सम। ठीक है, किसको? लाइक मरकरी एट रूम टेम्परेचर, मरकरी पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ हमने, मरकरी, गैलियम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं जनरली, बट कुछ केसेस में लो होते हैं, लाइक मरकरी। ठीक है, और पोटेशियम। ठीक है, इनमें लो रहा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और उसका रीजन वही है कि वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है इनमें। क्या होता है? वीक मेटेलिक बॉन्ड जिनमें होगा उन्हीं के मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, जनरली हार्ड, बट सम आर सॉफ्ट। सम आर सॉफ्ट। इसके लिए भी वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ही डिसाइड कर रहा होता है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। नेक्स्ट, जो हार्ड होंगी उनमें फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जिनमें आपका क्या होगा? जो सॉफ्ट होंगे उनमें कम रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो, मेटल्स क्या होती है? मेटल्स में ये जो मेटेलिक सॉलिड है ये सारे मेटल्स होने वाले हैं विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं मेटेलिक सॉलिड्स की, किसकी बात करूं? मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक सॉलिड्स में जब मैं बात करता हूं तो जो मेटल्स आती हैं उनकी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, लाइक लस्टरस होती हैं। ये दे हैव लस्टर। ठीक है, दे आर साइनी होती हैं। क्लियर है? लस्टरस और साइनी। ठीक है, और दे आर सोनोरस। अपने 9th-10th क्लासेस में पढ़ रखी हैं, इससे पहली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, सोनोरस होती हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेलिएबल होती हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल। क्लियर है? तो जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस, सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल होती हैं। हार्ड होती हैं जनरली, कुछ सॉफ्ट होती हैं, उनके लिए हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट सम, मरकरी वगैरह। ठीक है, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं?
मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, एक्सेप्ट सम मेटल्स लाइक मरकरी एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। क्लियर है? और ये सब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की, तो ये सब आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसे मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन molten solid, in solid as well as molten state, तो ये सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में क्या रहते हैं, कंडक्टर रहते हैं। तो ऐसे ध्यान से समझना, ऐसे एकमात्र क्रिस्टलाइन सॉलिड जो सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे होते हैं, क्लियर है, वो एकमात्र मेटेलिक सॉलिड होते हैं। समझ आई बात? क्यों करते हैं ऐसा है? बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं अब, ये जो आयंस के थ्रू कंडक्शन करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू कंडक्शन करते हैं। क्लियर है? so, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डी, द लास्ट वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इसे थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं। आई थिंक यहां तक तो सब कुछ समझ आ ही गया है आपको। अच्छा, मेटल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नहीं। मेटल के एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, आयरन, सोडियम, टिन। ठीक है, मरकरी सॉलिड में नहीं आता, इसलिए मरकरी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, रोडियम, प्लेटिनम, जिंक, निकल, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारी होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसे यहां लिख लेता हूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये किससे कंसिस्ट होने वाले हैं? ठीक है, ये कंसिस्ट होने वाले हैं, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा हमने क्या करा है, नेचर इनकी डिफरेंट भी हो सकती है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल से कंसिस्ट होंगे, ऑल दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो इन्हें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? जैसे हमने क्लास 11th चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया हुआ है कि जो अपने पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेस पर, एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। ओके, सो चलिए, तो यहां मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, एक तो पोलर होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने एक तीसरा क्लासिफिकेशन भी ले लिया है, क्या? स्पेशल केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? आई थिंक यहां तक तो ये क्लियर होगा कि मॉलिक्यूल्स दो टाइप के थे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है? तो डाइपोल मूवमेंट के नेट वैल्यू के बेस पर हम इन्हें डिसाइड कर रहे थे कि पोलर है कि नॉन पोलर। देखिए, इसके लिए म्यू नेट यानी कि नेट डाइपोल मूवमेंट अगर आपका क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है, तो वो तो होते हैं पोलर, जिनमें 0 के इक्वल होता है, नेगेटिव कभी होता नहीं। म्यू नेट आपका क्या होता है मॉलिक्यूल के लिए, 0 हो जाता है तो नॉन पोलर। ठीक है, इनमें जो म्यू नेट है वेरी लार्ज होता है, म्यू नेट वेरी लार्ज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? so, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, पोलर मॉलिक्यूल। अब जो ये आपके क्या हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम पढ़ रहे होते हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो अपने पास फर्स्ट आ जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो ये कंसिस्ट होता है पोलर मॉलिक्यूल से, कंसिस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब डिफरेंट एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मतलब आपके क्या है, एटम डिफरेंट होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज होता है, यानी कि आपका क्या कहें, हम यूं कह सकते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका क्या हो रहता है, 0 से ज्यादा रहता है, ठीक है, वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल किस टाइप के? ऐसे टाइप के जिसमें पोलर मतलब पोल्स क्रिएट होंगे, चार्ज सेपरेटेड होंगे इसमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इन मॉलिक्यूल्स में एक एंड पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही सब्सटेंस की बात करूं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर जो आपका क्या है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव एंड है वो ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच लगेगा एक अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां लगने वाली है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये सब? ये भी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, और ये भी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो इनके बीच क्या लगने वाली है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, या फिर पॉजिटिव एंड अदर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा। देखो, अब जो फोर्स लग रही है वो चार्जेस के बीच लग रही है। डाइपोल डाइपोल क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, साइन ऑपोजिट। और ये आपका क्या, ऐसे अरेंजमेंट जिसमें नेगेटिव चार्ज, या ऐसा सिस्टम जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एक शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डाइपोल कहा जाता है। तो एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। डाइपोल डाइपोल के बीच लगने वाला इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर है, उसे कहा जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है जनरली, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स से तो आपका ज्यादा होता है, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनसे बहुत कम होता है, क्लियर है। यही रीजन है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये रूम टेम्परेचर पर या तो क्या करते हैं, या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर गैस स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे देता हूं, HCl, SO2 एटसेट्रा, और भी ले लेते चलो, HBr सॉलिड की फॉर्म में, जब ये सॉलिड होंगे तब, ठीक है। अगर HCl सॉलिड है तो ये आपका क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अगर SO2 सॉलिड है, वैसे तो ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्लियर है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली जो फोर्स है जनरली वीक ही होती है, क्लियर है, समझ आई बात। इसीलिए क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब ये सॉलिड स्टेट में आते हैं, ये वो आपका क्या स्पेशल कंडीशन पर होते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो, इनमें भी क्या है, इनमें जिन केसेस में जो ये सॉलिड है, इनकी सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फ्री आयंस नहीं होते, क्लियर है। तो मोल्टन स्टेट में भी नहीं होते इनमें, ये सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट में क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, तो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, समझ आई बात। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग आपके क्या, क्योंकि इनका क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है, ठीक है, समवॉट स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वीक होता है, ठीक है। अगर एज हम कंपेयर करें किसके अकॉर्डिंग, आयनिक सॉलिड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है।
सो अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ये सॉफ्ट होने के साथ साथ इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। क्लियर है? सो क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इस वजह से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, इससे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच, बल्कि मॉलिक्यूल्स में भी हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकता हूं मैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच H atom is directly linked with FON, the most electronegative elements। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है तो उस केस में क्या होता है बच्चे? उस केस में मॉलिक्यूल्स हाईली पोलर हो जाते हैं, मतलब पोलैरिटी इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड इनका एक स्पेशल, किनका? मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक स्पेशल टाइप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे सॉलिड जो कंसिस्ट होते हैं हाईली पोलर मॉलिक्यूल से, हाईली पोलर मॉलिक्यूल से, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होता है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, तो वो सब आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात, यहां जो अब की बार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, अगर इनमें से मान लो एक हाइड्रोजन हो H पॉजिटिव और एक F नेगेटिव, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑर्डिनरी जो डाइपोल इंटरेक्शन था उससे स्ट्रॉन्गर रहता है, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ये कुछ ज्यादा होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। क्लियर है? सो लिख लेना इसे, मैं बता चुका हूं आपको। तो दो चीजें हम समझ पाए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कि ये ऐसे मॉलिक्यूल से कंसिस्ट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से लिंक्ड होता है। सेकंड, ये समझ पाए हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हम ये समझ पाए हैं प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है कंपेरेटिवली डाइपोल इंटरेक्शन in comparison to dipole interaction। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कुछ हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? और ये आपके क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर ये भी आपका या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? सो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, सॉरी मैंने इसमें बोल दिया ना हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है, ये आपके ज्यादा क्या होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं किससे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, आई थिंक ऑल इज वेल। यहां तक सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं, किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए, ये भी क्या होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉफ्ट होते हैं बट हार्डर देन द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर है? ये भी आपका क्या लिक्विड और गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। किसकी? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर है? सो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, जिनके लिए या तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, या फिर जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं आई आयोडीन एक सॉलिड होता है जिसे मैं लिख सकता हूं I2 सॉलिड। तो आई एटम सेम टाइप ऑफ एटम है, सेम एटम्स, और सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम रहेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो आता है तो जो अपने पास मॉलिक्यूल होने वाला है, बॉन्ड होने वाला है, नॉन पोलर होगा। अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है? सो अभी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी तरीके से और भी हम सॉलिड ले सकते हैं। अगर बाई चांस में मान लूं कि हाइड्रोजन कभी सॉलिड में आ सकता है तो हाइड्रोजन सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से CH4 सॉलिड, अगर मीथेन कभी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ CO2 की, CO2 सॉलिड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं बच्चे। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा जब आप कभी कोई जो रिलीजियस सीरियल होता है लाइक जय हनुमान वगैरह, कभी कोई भी रामायण एक्सेट्रा, उसमें जो आपको बादलों के बीच में भगवान दिखाई पड़ते हैं या गॉड दिखाई पड़ते हैं, वो बादल आपका किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ड्राई आइस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक रेफ्रिजरेंट का भी काम करता है। क्लियर है? सो अभी अगर हम बात करें आगे, फर्दर आगे बात कर लेते हैं इसकी। चलिए फर्दर बात करते हैं तो क्या होगा, हम बात कर लेते हैं इसकी फर्दर। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है, क्या होने वाली है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, किसमें, जो पार्टिकल्स हैं अपने उनके बीच, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक वेंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिन्हें लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है, डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है। क्लियर है? ये वीक होती है, वीक वेंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। और वीक फोर्स होने की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जनरली आपका क्या होता है, जनरली कम हुआ करता है। ठीक है? और कम हुआ करता है तो रूम टेम्परेचर पर जनरली क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? और अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो भी लो होते हैं। ठीक है? सो चलिए, और ये भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। ठीक है? ओके, यहाँ तक आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा जो कुछ हमने पढ़ा है आज की क्लास में। हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है? होप दैट आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है? सो ओके, लेट्स गो टू स्टडी द फर्दर आर्टिकल्स। अब जब हमने क्या कर लिया है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी कर लिया है, तो इसके बाद एनसीईआरटी की बुक या फिर आपकी किसी भी केमिस्ट्री की बुक में क्या है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चे। जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पर या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है? सो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन लेके जा चुके होते हैं तो इसके बाद अपने पास क्या जाता है, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना आ जाता है। ठीक है? तो स्ट्रक्चरल पार्ट में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहला आर्टिकल कवर करते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नहीं, क्रिस्टल लैटिस। क्या? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है? अब हमें ये समझना जरूरी है कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस होता क्या है। देखो, जैसा कि हमने क्या किया हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी किया हुआ है पहले से,
क्या, इनमें एक रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द होल सॉलिड। वही आपका क्या पूरे सॉलिड में रिपीटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिए, अगर मान लो मैं एक सॉलिड क्यूबिक ले लूं, तो समझिएगा ध्यान से, मैं एक क्यूबिक सॉलिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं पहले आपको, तो अभी बता रहा हूं मैं, सुनिएगा थोड़ी देर बाद। थोड़ी रफ सी बनेगी, कोई नहीं, लेकिन हमें समझना है तो हम इससे भी समझ लेंगे, ठीक है। ओके ओके, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सो ध्यान से समझिए, देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, ये क्यूब दिखाई पड़ रही है हमें, ये वाली पोर्शन, ठीक है। इस अरेंजमेंट को चेक करते हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। यहाँ है और यहाँ है, इसी तरीके से यहाँ 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 होंगे, ठीक है। तो यहाँ सब जगह आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। होप दैट ये सब आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए, ये है एक क्यूबिकल सॉलिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा आपका क्या कर दूं, रिप्रेजेंट करूं, देखिए, अगर ये क्यूबिक सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें एक क्यूब का रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ एक क्यूब, इसके बराबर में दूसरी क्यूब, तीसरी क्यूब आपकी क्या है, इसके पीछे है, फोर्थ क्यूब इसके पीछे है, और इसी क्यूब का वापस से रिपीटिशन होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगी, ये रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देने वाली है हमें। क्या देने वाली है, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट है, सॉरी, ये क्या देने वाली है, रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देने वाली है, जो कि 3D होगा। क्लियर है। अगर मैं इसे इसी अरेंजमेंट को आपका पॉइंट से, इस 3D अरेंजमेंट को पॉइंट से डिनोट करना चाहूं इस तरीके से, सारा ड्रॉ कर पाना तो पॉसिबल है नहीं बच्चे, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं ऐसा। तो फिर यहां से स्टार्ट करूं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो आपका अरेंजमेंट बना है, ये जो 3D अरेंजमेंट बना है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। क्लियर है। सो अगर मैं बात करूं किसकी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जिसमें जो अपने पास क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उस 3D अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। मतलब इट इज डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो 3D लिख देता हूं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। या तो एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस होंगे। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन विच constituent particles are represented by points. क्लियर है। तो देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रीजन क्यों, क्योंकि जो एटम्स हैं या फिर पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो आपका क्या बनाते हैं, एक रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न, दैट इज क्यूबिक पैटर्न बनाते हैं, और फिर उसी का रिपीटिशन होल सॉलिड में होता है।
तो एक रेगुलर डेफिनिट पैटर्न हो जाता है, इसी वजह से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा कर लेते हैं, ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट की अपनी खुद की सिग्निफिकेंस है, क्या? रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये है इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है, एंटायर क्रिस्टल लैटिस। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक सब कुछ समझ आया होगा आपको, ठीक है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल लैटिस के जस्ट बाद हम स्टडी करते हैं यूनिट सेल को, ठीक है। तो यूनिट सेल एक्चुअली होती क्या है? यूनिट सेल देखो, जैसे हम मान लो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को मैं बनाना चाहूं तो इस क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को मैं रिपीट करता जाऊं तो क्या ये एंटायर क्रिस्टल लैटिस बन नहीं जाएगी? यस, बन जाएगी, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये जो स्मॉलेस्ट एंड 3D पोर्शन, स्मॉलेस्ट एंड 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which form entire lattice when it is repeated, जब ये रिपीट किया जाता है तो ऐसे कह सकते हैं, such smallest and 3D arrangement of constituent particles which form entire lattice when it is repeated, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसा स्मॉलेस्ट एंड 3D अरेंजमेंट जिसका रिपीटेशन करने पर एंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी एनिमल होता है, कोई प्लांट होता है, तो उसका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है दैट इज सेल। क्लियर है? सो इसी तरीके से यूनिट मतलब एक सिंगल सेल। तो इसके लिए आपका क्या है, एक सबसे बेसिक जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, और उसे डिफाइन इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? थैंक यू बच्चे, आज की क्लास में हम यहीं तक रखने वाले हैं। होप दैट आप सबको ये क्लास समझ आई होगी, आप सब इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा तो वो थोड़ा सा और अटेंशन पे करे और इस क्लास को दोबारा रिपीट करे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप दैट आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया है तो आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर लाइक कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझे ये जरूर बता दें कि आपने किस वजह से डिसलाइक किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जिन बच्चों को ये समझ आया है तो वो सब आपका कमेंट बॉक्स में वेल अंडरस्टूड लिख दें, ठीक है। या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ओके। जो न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल पर आए हैं, मतलब हमारे चैनल साइलेंट सॉल्यूशन पर आए हैं, वो सब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है ये चैनल, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो जो बेल का आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दे। रीज़न, जो भी मैं आपको अपडेट डालने वाला हूँ, जो भी मैं आपको क्लास का नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, दैट विल बी रीच टू यू वेरी फर्स्ट, ठीक है। वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्लियर है, और आप उसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। ओके बच्चे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ।
जो भी आपको लगे जो नीडी स्टूडेंट है उसके साथ जरूर शेयर करना। क्लियर है? सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके बाय, सी यू, लव यू ऑल।